सारणिकों के गुणधर्म हम 4 गुणधर्म पढ़ चुके थे। देखिए 5वां गुणधर्म और है, यदि किसी सारणिक में कोई पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग होता है तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कि किसी सारणिक में किसी पंक्ति, कोई भी पंक्ति ले लो, या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग हो। कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव यानी कि प्रत्येक अवयव या तो 2 संख्याओं का योग हो या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणिक को उसी क्रम की जिस क्रम की सारणी थी उसी क्रम की 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर 2 अवयवों का योग है तो 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर प्रत्येक अवयव 3 अवयवों का योग है तो 3 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की हम करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। ये स्तंभ जो है, ये पहला स्तंभ प्रत्येक अवयव 2 संख्याओं का योग है। प्रत्येक अवयव क्या है? 2 संख्याओं का योग है। तो हम इसको 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसी क्रम की यानी कि 3 क्रम की सारणिक है तो 3 क्रम की सारणिकों के योग के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम इसको सरल करते हैं। ये पहला स्तंभ लेकर हम यदि इस सारणी का विस्तार करें, पहला स्तंभ लेकर विस्तार करेंगे, A1 प्लस D1 ये अवयव लिया, इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, इसका स्तंभ छोड़ेंगे, A11 पोजीशन वाला, तो इसकी पंक्ति छोड़ी, इसका स्तंभ छोड़ा, ये सारणी हुआ B2 C2 B3 C3। ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ने पर B2 C2 B3 C3 ये सखंड से गुणा होगा। ठीक है, ये हमने किया A1 प्लस D1। अब दूसरा अवयव लेते हैं, इसका सखंड क्या आएगा? नेगेटिव, तो लगाएंगे -A2 प्लस D2, -A2 प्लस D2। इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, ये दूसरी पंक्ति A2 प्लस D2 से गुणा करेंगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने पर B1 C1 और B3 C3, B1 C1 B3 C3 से गुणा हो जाएगा। सारणी का प्रसार हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह ये A2 प्लस D2 से गुणा होगा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने पर ये सारणी आ गई। अब A3 प्लस D3 से गुणा करेंगे तो इसकी पंक्ति A3 प्लस D3 और इसका स्तंभ छोड़ेंगे, पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति छोड़ने पर B1 C1 B2 C2 से गुणा होगा। तो ध्यान रहे, ये किसके सखंड हैं? ये जो सखंड लिए गए हैं वो प्रथम स्तंभ के सखंड हैं। ये सखंड जो लिए गए हैं, तीनों सखंड किसके हैं? प्रथम स्तंभ के, क्योंकि प्रथम स्तंभ से विस्तार कर रहे हैं तो सखंड किसके लेते हैं? प्रथम स्तंभ के। तो ध्यान रहेगा, ये हम क्योंकि अंत में इसका यूज करेंगे, ये किसके सखंड हैं? प्रथम स्तंभ के सखंड हैं। और ये प्रथम स्तंभ के अवयव हैं। प्रथम स्तंभ के अवयवों को प्रथम स्तंभ के सखंड से गुणा करते हैं तो सारणी के मान के बराबर होता है। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, 2 पार्ट करते हैं। देखो कैसे कि A1 का इस सारणिक से गुणा, A1 का इस सारणिक से गुणा, ये लिख दिया मैंने, A1 इंटू B2 C2 B3 C3, B2 C2 B3 C3, फिर माइनस A2 इंटू इस सारणिक का गुणा, माइनस A2 इंटू इस सारणिक का गुणा, फिर प्लस A3 इंटू इस सारणी का गुणा, A3 इंटू इस सारणी का गुणा, A1 का इससे गुणा, ये लिखा हमने, माइनस A2 का इस सारणी से गुणा, ये लिख दिया, प्लस A3 का इससे गुणा, ये लिखा हमने। अब D1 D2 और D3 वाले पार्ट अलग करते हैं। तो D1 का ये सेकंड पार्ट D1, अब इस D1 का इस सारणिक से गुणा, D1 का इस सारणिक से गुणा, B2 C2 B3 C3 से गुणा, माइनस D2 का इस सारणिक से गुणा, ये रहा -D2 का इस सारणिक से गुणा B1 C1 और B3 C3, प्लस
प्लस D3 गुणा इसका सारणिक, D3 इंटू ये सारणिक, इससे गुणा किया हमने। तो ये दो भाग अलग हुए। अगर ये किसके सखंड है, ये मैंने अभी बताया था, ये प्रथम स्तंभ के सखंड हैं। और A1, A2, A3 अगर प्रथम स्तंभ के अवयव लेते हैं, ये प्रथम स्तंभ के अवयव लेते हैं, तो ये सखंड प्रथम स्तंभ के जो सखंड आएंगे, प्रथम स्तंभ को छोड़ के, और ये दूसरा और तीसरा स्तंभ बनेगा। देखिए A1 का सखंड क्या है, इस पंक्ति छोड़े, इसको स्तंभ छोड़े, A1 गुणा B2 C2 B3 C3, तो ये A1 गुणा पहला अवयव माइनस A2 गुणा इस पंक्ति को छोड़े, स्तंभ को छोड़ेंगे, B1 C1 B3 C3, और इसी तरह A3 इंटू इस पंक्ति छोड़े, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, B1 C1 B2 C2, अर्थात इस सारणी का प्रसार है, इस सारणी का प्रसार है, क्योंकि ये प्रथम स्तंभ के सखंड हैं। और ये प्रथम स्तंभ के अवयव अगर इसको बना दे हम, A1 A2 A3 प्रथम स्तंभ में लिखें और इन सखंडों को ऐसे लिख दें हम, तो ये सारणी का ये प्रसार है। ये प्रथम स्तंभ के अवयव होंगे। अगर ये प्रथम स्तंभ के सखंड हैं, तो ये प्रथम स्तंभ के अवयव A1 A2 A3 प्रथम स्तंभ के अवयव हैं। तो इस प्रकार से इस सारणी का मान ये है, ये क्या है, इस सारणी का मान है। इसी प्रकार से ये प्रथम स्तंभ के सखंड हैं, तो D1 D2 D3 प्रथम स्तंभ में लिखेंगे, तो प्रथम स्तंभ में लिखने पर ये इस सारणी का मान है। देखिए आपके D1 गुणा इस पंक्ति को छोड़े, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, B2 C2 B3 C3 ये आ जाएगा। फिर माइनस D2 गुणा पंक्ति छोड़े, स्तंभ छोड़े, B1 C1 B3 C3 ठीक है, ये आ रहा है। D3 की पंक्ति और D3 का स्तंभ छोड़ेंगे, B1 C1 B2 C2, तो इस सारणी का ये प्रसार है, अर्थात ये प्रसार जो है इस सारणी के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम ये सारणी लिख सकते हैं और इसके स्थान पर ये सारणी लिख सकते हैं। तो ये सारणी किसके बराबर हुआ, एक सारणी और ये दो सारणी के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये 3x3 क्रम की है, तो ये भी 3x3 क्रम की दोनों सारणियों का योग है। तो गुणधर्म 6 वेरी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट गुणधर्म, क्योंकि इससे हम बहुत से एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सी समस्याओं को हल भी करेंगे इस गुणधर्म की सहायता से। तो गुणधर्म है क्या, यदि सारणी की किसी पंक्ति, कोई भी पंक्ति ले लेना या स्तंभ, या तो पंक्ति ले या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को, ठीक है, अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को कोई अचर गुणा जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, अवयवों का कोई भी अचर गुणा जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणी का मान वही रहेगा जो पहले था। क्या है इसमें कि यदि कोई पंक्ति ली है तो अन्य पंक्ति ली है, स्तंभ नहीं, पंक्ति अगर ली है तो अन्य पंक्ति के संगत अवयवों का कोई अचर गुणा जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान वही रहता है। और अगर पंक्ति नहीं ली है, पंक्ति के स्थान पर अगर स्तंभ लिया है तो अन्य स्तंभ लेना है, ठीक है। पंक्ति में अन्य पंक्ति का कोई गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह अगर स्तंभ लिया है तो हम लेंगे अन्य स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अन्य स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणा जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सत्यापित करते हैं। मान लेते हैं ये सारणी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस सारणी का मान डेल्टा है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि प्रथम स्तंभ में तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों को k से गुणा कर जोड़ने पर प्रथम स्तंभ में क्या किया हमने, इस C1 यानी तृतीय स्तंभ C1 C2 C3, प्रथम स्तंभ में C1 C2 C3
के संगत अवयव, इसका संगत अवयव C1, इसका संगत अवयव C2, इसका संगत अवयव C3, इसको किससे गुणा किया है? K से गुणा करके जोड़ने पर, तो इसको K से गुणा किया, KC1 A1 में जोड़ा तो A1 प्लस KC1 बन गया। A2 में इसका K गुणा जोड़ने पर KC2 जोड़ेंगे तो A2 प्लस KC2। A3 में इसका K गुणा जोड़ने पर KC3 जोड़ने पर A3 प्लस K3। तो प्रथम स्तंभ के अवयव में हम तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों को K से गुणा करके, इसको K से गुणा करके हम प्रथम स्तंभ में जोड़ रहे हैं। ये जोड़ दिया हमने। अब दूसरा स्तंभ B1 B2 B3 सेम ऐसे रख दिया, C1 C2 C3 इसको भी ऐसे रखा, B1 नहीं दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ वैसे ही रखा हमने। प्रथम स्तंभ को चेंज किया हमने, प्रथम स्तंभ चेंज किया है हमने ये संख्या लगाकर कि प्रथम स्तंभ में तीसरे स्तंभ को K से गुणा करके जोड़ा है। ठीक है, A1 में KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3 ये बनाया है। इस सारणी का मान भी इस सारणी के बराबर होगा, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है डेल्टा बराबर डेल्टा 1। ये डेल्टा और डेल्टा 1 बराबर है। अगर हम किसी स्तंभ को अन्य स्तंभ के अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़े या घटाएं तब भी सारणी का मान वही रहता है। तो देखिए हम इसको सत्यापन करते हैं। आप डेल्टा 1 का मान ज्ञात करते हैं, इस डेल्टा 1 का मान इस डेल्टा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए डेल्टा 1 ये सारणी हमने A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3 ये प्रथम स्तंभ, B1 B2 B3 दूसरा स्तंभ हुआ, तीसरा स्तंभ C1 C2 C3 C1 C2 C3 ये तीसरा स्तंभ है। ये सारणी, इस सारणी का मान निकालेंगे हम। अब देखिए हमने अभी गुणधर्म पढ़ा है, पांचवा गुणधर्म कि कोई स्तंभ अगर दो संख्याओं का योग होता है, तो देखिए प्रथम स्तंभ दो संख्याओं का योग है, तो इस सारणी को हम दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो B1 B2 B3 दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ तो ऐसे कैसे रहेगा? इस स्तंभ के दो विभाजन होंगे। पहला विभाजन A1 A2 A3, तो A1 A2 A3 ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 गुणधर्म 5 से ये विभाजन हुआ। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये दोनों स्तंभ दोनों सारणिकों में कॉमन रहेगा। हमने गुणधर्म देखो पांचवा पढ़ा है, उसमें देखिए यहाँ नहीं आप पीछे जो गुणधर्म पढ़ा उसमें ये दोनों स्तंभ दोनों सारणिकों में कॉमन रहेगा। इस प्रथम स्तंभ के दो विभाजन हुए A1 A2 A3 A1 A2 A3 ये दोनों स्तंभ ऐसे कैसे लिखो। फिर दूसरा स्तंभ दूसरा विभाजन हुआ KC1 KC2 KC3 KC1 KC2 KC3 और दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये गुणधर्म 5 से है कि कोई सारणिक में कोई स्तंभ के कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो संख्याओं का योग होता है, तो उसको हम दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम दो सारणिकों के योग में व्यक्त कर दिया हमने। अब ये गुणधर्म 5 से लिखा हमने। ये देखिए ये किसका मान है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर है। तो ये हमने डेल्टा के बराबर लिख दिया। इस सारणी का मान किसके बराबर है? इस सारणी का मान डेल्टा के बराबर है, तो इस सारणी का मान डेल्टा के बराबर लिखा हमने। और गुणधर्म हमने 4 से गुणधर्म हमने 4 पढ़ा है कि कोई पंक्ति या किसी स्तंभ को हम किसी राशि से गुणा करते हैं, जैसे K से गुणा करते हैं, तो उस सारणी का मान K गुणा हो जाता है। और मैंने ये कहा था इस गुणधर्म को हम व्युत्क्रम रूप में काम में लेंगे कि यदि कोई स्तंभ में K गुणा है तो K को कॉमन ले सकते हैं। कोई पंक्ति में K गुणा है तो हम उसको कोई पंक्ति के सभी अवयव K गुणा है तो K कॉमन ले सकते हैं। ये प्रथम स्तंभ में देखो सभी प्रत्येक अवयव जो है वो K गुणा में आ रहा है, तो K को कॉमन ले सकते हैं। तो प्रथम स्तंभ से K कॉमन लेने पर ये गुणधर्म 4 से K कॉमन लेने पर ये बन गया C1 C2 C3। ये ऐसे कैसे लिखेंगे? B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रथम स्तंभ से K कॉमन लेने पर C1 C2 C3 बन गया। अब गुणधर्म हमने 3 पढ़ा था कि दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। तो देखिए ये प्रथम स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है, सर्वसम है, C1 C2 C3 C1 C2 C3।
तो गुणधर्म 3 से प्रथम और तृतीय स्तंभ क्या है, सरसम है, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0। तो इस सारणी का मान होगा 0 है। तो k गुणा 0 कितना होगा, 0। 0 में डेल्टा जोड़ेंगे, डेल्टा, तो डेल्टा 1 किसके बराबर हुआ, डेल्टा के तुल्य हो गया। ये सत्यापन हुआ आपका। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि किसी स्तंभ में अन्य स्तंभ, यहाँ पर कौन सा स्तंभ लिया हमने, प्रथम स्तंभ, और अन्य स्तंभ कौन सा लिया, तीसरा स्तंभ। प्रथम स्तंभ में तीसरे स्तंभ के अवयवों को k से गुणा करके प्रथम स्तंभ में जोड़ेंगे तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि पंक्ति, कोई भी पंक्ति ले लें और अन्य पंक्ति को किसी अन्य अचर राशि से गुणा करके जोड़ें या घटाएं तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने सत्यापित किया। देखिए गुणधर्म 7 देखिए, किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सरखंडों से गुणनफलों का योग 0 होता है। हम यहाँ पर सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, सारणी का मान जैसे मैंने लिखा है, पहली पंक्ति दी है तो पहली पंक्ति लेकर और उनके संगत सरखंडों का गुणनफल सारणी के बराबर होता है। तो जैसे हमने लिया है डेल्टा, ये सारणी के लिए है, और प्रथम पंक्ति के अवयव लिए हैं a11, a12, a13, तो इन्हीं के संगत सरखंड कौन से हुए, f11, f12, f13। कि प्रथम पंक्ति से विस्तार कैसे किया जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवयवों का इनके सरखंड f11, f12, f13, देखो a11 का सरखंड f11, a12 का सरखंड f12, a13 का सरखंड f13, तो अवयव तो उन्हीं के सरखंडों से गुणनफलों का योग जो होता है वो सारणिक होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति का, ठीक है, या किसी स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति के सरखंड, किसी पंक्ति के अवयव लेंगे हम, किसी पंक्ति के अवयवों का अन्य पंक्ति के संगत सरखंड का मतलब इसका प्रथम अवयव, किसी पंक्ति का प्रथम अवयव तो उस दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव का सरखंड, प्रथम अवयव का प्रथम, इसमें अन्य पंक्ति का प्रथम सरखंड हो जाएगा। और दूसरा अवयव ले रहे हैं तो दूसरे अवयव का सरखंड लेंगे हम, तीसरा अवयव ले रहे हैं तो तीसरे अवयव का सरखंड। तो पहले तो देखो सारणी का मान तो हमने पढ़ा है कि जो अवयव लेते हैं उन्हीं के सरखंड से गुणनफलों का योग क्या होता है, सारणी का मान होता है। तो a11 तो f11, a12 f12, a13 f13, प्रथम पंक्ति से विस्तार कहलाता है ये कि प्रथम पंक्ति के अवयव लिए हैं और प्रथम पंक्ति के सरखंड लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इस सारणिक में, ये समीकरण नंबर 1, इस सारणिक में a11, a12, a13, a11, a12, a13 के स्थान पर अगर हम a21, a22, a23 यानी द्वितीय पंक्ति के अवयव रख दें, a11 के स्थान पे a21 रखो, a12 के स्थान पे a22, a13 के स्थान पे a23 ये रख दें प्रथम पंक्ति में ये अवयव रखने पर, तो सारणिक 1 में ये हमने रखे a11 के स्थान पे a21, a12 के स्थान पर a22, a13 के स्थान पे a23 रखा हमने। तो देखिए ये दोनों पंक्तियां क्या बन गई, सर्वसम बन गई, समान बन गई, a21, a21, a22, a22, a23, a23। तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। किससे, गुणधर्म 3 से। प्रथम और द्वितीय पंक्ति क्या है, समान है, सर्वसम है, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0। अब देखिए इस सारणी में और इस सारणी में अंतर क्या है, केवल अंतर यह है कि a11 के स्थान पे a21 आया है, a12 के स्थान पे a22 आया है, a13 के स्थान पे a23 आया है। लेकिन इस सारणी का मान तो ये है, इस सारणी का मान ये है और इस सारणी का मान क्या है, 0 है। तो हम इस समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करते हैं। तो a11 के स्थान पर अगर मैं a21 रख दूं, क्योंकि a11 के स्थान पे a21, तो a21 रख सकते हैं, तो ये a21 f11 बनेगा, a21 f11। इसी तरह a12 के स्थान पे क्या आ रहा है, a22, यहाँ पर a12 के स्थान पे a22, तो a22 को यहाँ पर रख सकते हैं हम, तो a22 गुणा f12 हो जाएगा। a23 ये
किसके स्थान पे आ रहा है, A13 के स्थान पे आ रहा है, तो A13 के स्थान पे ये रख दिया हम A23, तो ये बनेगा आपका A21, A11 के स्थान पे A21 आ रहा है, तो A21 रखा हमने। इसी तरह इस समीकरण नंबर 2 में A11 के स्थान पे A21 आ रहा है, तो ये देखिए ये दोनों पंक्तियां देखो समान है, ये दोनों पंक्तियां समान है, तो इस सारणी का मान और इस सारणी का मान की तुलना कर सकते हैं। A11 के स्थान पर A21 लगा सकते हैं, क्योंकि देखो A11 के स्थान पे A21 आ रहा है, A12 के स्थान पे A22, A1 इस सारणी में इस सारणी में अंतर क्या है, ये दोनों पंक्तियां तो समान है, ये दोनों पंक्तियां सम है, लेकिन ये पंक्ति असमान है, तो अर्थात A11 के स्थान पे A21 रख दो, A12 के स्थान पे A22 रखो, A13 का स्थान पे A23 रखें, तो इस सारणी के मान में A11 के स्थान पे A21 रखो, तो A11 के स्थान पे A21 रखा, A12 के स्थान पे A22 रखा, A13 के स्थान पे A23 रखा, तो इस सारणी का मान और इस सारणी का मान प्राप्त होता है। लेकिन इस सारणी का मान क्या है, 0, तो ये क्या है, 0 के बराबर है। तो देखिए ये किसके अवयव है, ये कौन सी पंक्ति के अवयव है, दूसरी पंक्ति के अवयव है, A21, A22, A23, A21, A22, A23 दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, और ये F11, F12, F13 क्या है, प्रथम पंक्ति के सखंड है। F11 प्रथम पंक्ति के सखंड है, ये इस पंक्ति को छोड़े, इस स्तंभ को छोड़े, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ेंगे, F11 बनता है, तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति के सखंड है F11, F12, F13, और ये अवयव कौन से हैं, दूसरी पंक्ति के हैं, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों को प्रथम पंक्ति के सखंडों से गुणनफलों का योग क्या होता है, 0, यानी कि जो पंक्ति ले रहे हैं तो उसकी अन्य पंक्ति लेनी पड़ेगी, दूसरी पंक्ति के अवयव ले रहे हैं तो अन्य पंक्ति के सखंड लेने पड़ेंगे, या तो प्रथम पंक्ति के सखंड हो या तीसरी पंक्ति के सखंड लेने पड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर A31, A32, A33 ये अवयव कौन से हैं, तीसरी पंक्ति के अवयव हैं, और F11, F12, F13 क्या है, ये प्रथम पंक्ति के सखंड हैं, तो ये अवयव तो तीसरी पंक्ति के सखंड हम प्रथम पंक्ति के ले रहे हैं, तो इनका गुणनफलों का योग क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह ये स्तंभों पर भी लागू होता है, यही नियम स्तंभों पर भी लागू हो रहा है। यदि A11, A21, A31, A11, A21, A31 प्रथम स्तंभ के अवयव हैं, प्रथम स्तंभ के अवयव हैं A11, A21, A31, और F12 इसका सेकंड है, F22 इसका सेकंड है, F32 इसका सेकंड है, यानी दूसरे स्तंभ के सेकंड ये हैं, ये सेकंड किसके हैं, दूसरे स्तंभ के, F12, F22, F33 इनके सेकंड है दूसरे स्तंभ के, तो दूसरे स्तंभ के सेकंड है, प्रथम स्तंभ के अवयव ले रहे हैं, कहने का मतलब है अवयव जिस पंक्ति के ले रहे हैं और जिस पंक्ति के अवयव ले रहे हैं और अन्य पंक्ति के सखंड ले रहे हैं और फिर गुणनफलों का योग करते हैं तो मान 0 आएगा। हम आंकिक एग्जाम्पल से भी इसको सत्यापित करेंगे आगे, हम तब आपके और समझ में आ जाएगा। देखिए गुणधर्म 8वां है कि किसी सारणी में किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तीसरी पंक्ति के सारे अवयव 0 हैं तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। हमने ये कहा था कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से सारणी का विस्तार करने पर सारणी का मान वही प्राप्त होता है। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से विस्तार कर सकते हैं और जिसमें 0 की संख्या अधिक होती है उसी से विस्तार करेंगे तो शीघ्रता से गणना हो जाती है। तो देखिए इसमें 0 की संख्या कितनी है, 3। तो इस तीसरी पंक्ति से विस्तार करने पर तीसरी पंक्ति से विस्तार करेंगे 0 गुणा इसका सखंड, इसकी पंक्ति छोड़े इसका स्तंभ छोड़े तो B1 C1 B2 C2 B1 C1 B2 C2। ठीक है,
फिर -0 गुणा इसकी पंक्ति छोड़े, ये आप दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे A1 A2 C1 C2 A1 A2 C1 C2, और तीसरा अभी है 0 इंटू, इस पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़ दें A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2, तो 0 गुणा इसका सेकंड 0, ये 0, तो 0 प्लस 0 क्या हुआ 0। तो इस प्रकार कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। एक आपके गुणधर्म है, नवा त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित सारणी, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार हो या निम्न त्रिभुजाकार अवयव हो, उससे संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही होता है। उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल कर लो, सारणी का मान आ जाता है, तो शीघ्रता से मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये त्रिभुजाकार अवयव है, उसका सारणी का देखो ऊपरी त्रिभुजाकार है, ऊपर त्रिभुज बन रहा है, नीचे क्या अवयव क्या है 0 है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, इसके मुख्य विकर्ण कौन सा, ये रहा मुख्य विकर्ण, इनके अवयवों का गुणनफल होगा यानी 1 गुणा c के बराबर होगा। तो देखिए करते हैं, ये 2 क्रम का सारणी है, तो इन दोनों का गुणा, 2 क्रम का सारणी का मान कैसे निकालेंगे, अग्र विकर्ण के अवयव का गुणा AC माइनस इन दोनों का गुणा, 0 का b से गुणा कितना हुआ 0, तो AC माइनस 0 अर्थात AC, तो किसके बराबर है, मुख्य विकर्ण के अवयव के गुणनफल के बराबर है। ये देखिए 3 इंटू 3 क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का सारणिक है, ऊपरी त्रिभुजाकार, ये ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है, तो ऊपरी त्रिभुजाकार नीचे के अवयव सारे क्या हो 0 हो, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, इसका जो सारणी का मान होगा इन मुख्य विकर्ण के अवयव जो है A X और Z, इसके गुणनफल के बराबर होगा, A X Z के बराबर होगा। देखो कैसे, प्रथम स्तंभ लेकर विस्तार कर लेंगे, क्योंकि प्रथम स्तंभ में 2 शून्य है, या तीसरी पंक्ति लेकर भी विस्तार कर सकते हो। तो प्रथम स्तंभ से विस्तार करने पर, प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे A इंटू इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़े, तो ये आएगा XY 0Z 0 गुणा इसका सेकंड 0 तो प्लस 0 हुआ, 0 इंटू इसका सेकंड 0 तो प्लस 0 हुआ, तो प्रथम स्तंभ से विस्तार कर लिया। A इंटू इसका गुणनफल करेंगे तो ये होगा XZ माइनस 0, तो इन दोनों का गुणा हुआ AXZ। तो देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल ही है, तो ये आपके गुणधर्म 9 हुए। हाँ देखिए अंतिम गुणधर्म है कि किसी सारणी में x का कोई बहुपद होता है और x के स्थान पे a रखने पर सारणिक का मान 0 होता है, तो मूल सारणिक है उसके मान में x माइनस a उसका एक गुणनखंड होता है। हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि x बराबर a रखने पर व्यंजक का मान 0 होता है, तो x माइनस a उस व्यंजक का गुणनखंड होता है। तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पर कि x के स्थान पर अगर a रखने पर सारणी का मान 0 होता है, तो x माइनस a मूल सारणी के मान का एक गुणनखंड होता है। ये हम सत्यापन भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारणी दिया गया है, इसमें x के बहुपद दिए गए, x के बहुपद x की घात 1 2 3 4 इस रूप में हो, तो x के बहुपद घातों के रूप में हो, तो x के स्थान पे देखो अगर हम a रखते हैं, x बराबर a रखते हैं, x बराबर a रखेंगे तो ये बनेगा, ये पंक्ति बनेगी 1a स्क्वायर और 1a दोनों पंक्तियां क्या बन जाएगी सरसम। तो गुणधर्म 3 से सारणी का मान क्या होगा 0, तो a रखने पर ये पहली और दूसरी पंक्ति समान बन जाएगी, और x बराबर b रखते हैं 1b स्क्वायर, तो ये तीसरी पंक्ति के सरसम बनेगी, अर्थात सारणी का मान 0 हो जाएगा गुणधर्म 3 से। तो लिखा देखो मैंने, उपरोक्त सारणी में x बराबर a तथा x बराबर b रखने पर 2 पंक्तियां सरसम होती है। x बराबर a रखते हैं तो पहली और दूसरी पंक्ति सरसम होती है,
और x बराबर b रखते हैं 1b² तो पहली और तीसरी पंक्ति सर्वसम होती है, तो गुणधर्म 3 से सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका अर्थ हुआ x बराबर a रखने पर अगर ये सारणी का मान 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस a इसका गुणनखंड होगा, और इसी प्रकार x माइनस b भी इसका गुणनखंड होगा। तो लिखा है अतः सारणी के मान में x माइनस a तथा x माइनस b दो गुणनखंड होंगे, ये दो गुणनखंड होंगे। अब देखिए इस सारणी का मान हम ज्ञात करते हैं और ये दो गुणनखंड आएंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारणी दी गई है, इस रूप की सारणी हम बहुत सी पढ़ेंगे और इसका हल भी हम इसी प्रकार से करेंगे सारणिकों के गुणधर्म से। सारणिकों के गुणधर्म से हमने ये पढ़ा है कि जिस सारणिक में शून्यों की संख्या अधिक होती है उससे हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं, तो शीघ्रता से मान आ जाता है। तो देखिए ये 1 है, इस 1 को अगर मैं 0 बना दूं और इस 1 को 0 बना दूं तो ये 0 0 बन जाएगा और सारणी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस 1 को इस 1 की सहायता से 0 बना सकते हैं। देखो गुणधर्म मैंने 6 बताया था कि किसी पंक्ति में अन्य पंक्ति का कोई गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये देखिए दूसरी पंक्ति में हम इस पहली पंक्ति को -1 से गुणा करके इसमें जोड़ें, इसको -1 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। तो इसको 0 बनाया जा सकता है इस 1 की सहायता से। तो इसको -1 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे हम, तो किसी दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति को -1 से गुणा करके जोड़ने हैं, या हम कह सकते हैं 1 से गुणा करके घटा दें। जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो इसको हम पहली पंक्ति को -1 से गुणा करके इसमें अगर जोड़ दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा। इसी तरह तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति, अन्य पंक्ति कौन सी, पहली पंक्ति को -1 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो लिखा मैंने गुणधर्म 6 से दूसरी पंक्ति में से प्रथम पंक्ति के अवयव तथा तीसरी पंक्ति में से प्रथम पंक्ति के अवयव घटाने पर ये 1 इस दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को -1 से गुणा करके जोड़े तो क्या हुआ, अंतरित हुआ, इन दोनों का अंतरित हो रहा है कि 1 - 1। तो इसमें दूसरी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दूसरी पंक्ति में से प्रथम पंक्ति के अवयव घटाने पर और तीसरी पंक्ति के अवयव में से प्रथम पंक्ति के अवयव घटाने पर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे हम। तो पहले दूसरी पंक्ति में से पहले पंक्ति घटाएंगे, ये 1 में से इस 1 को घटाएंगे 0, a में से x घटाएंगे a माइनस एक्स, a² में से x² घटाएंगे a² - x²। दूसरी पंक्ति में से प्रथम पंक्ति हम घटा रहे हैं तो दूसरी पंक्ति चेंज हो गई। अब तीसरी पंक्ति के अवयव को चेंज कर रहे हैं हम, तो तीसरी पंक्ति में से प्रथम पंक्ति के अवयव घटा दें हम। तो 1 में से 1 घटाया 0, b में से x घटाएंगे b माइनस एक्स, b² में से x² घटाएंगे b² - x²। ये प्रथम पंक्ति को चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति को ऐसे वैसे हम लिख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, तो उसी पर हम संक्रिया लगाएंगे। इसी तरह तीसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार से ये चेंज होगी। क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति के अवयव में से प्रथम पंक्ति के अवयव घटा दिए और तीसरी पंक्ति के अवयव में से प्रथम पंक्ति के अवयव घटा दिए। गुणधर्म 6 से है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं तो शीघ्रता से मान प्राप्त हो जाता है। देखो अब ये देखो 2 0 बन गए। अब हम प्रथम स्तंभ से विस्तार कर लेंगे, तो प्रथम स्तंभ से विस्तार करने पर 1 इंटू ए स्तंभ छोड़े, ये पंक्ति छोड़े, तो ये आएगा a माइनस एक्स a² - x², a माइनस एक्स a² - x², b माइनस एक्स और b² - x²। ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ने पर ये सारणी आ गई। ये 1 इंटू इसका सेकंड, 0 गुना इसका सेकंड लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 होता है। 0 इंटू इसका सेकंड, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 होता है। तो ये 1 इंटू इसका सेकंड आ गया। अब देखिए ये पहली पंक्ति है, इसमें कॉमन है a माइनस एक्स। किसी पंक्ति के सभी अवयवों में कोई संख्या कॉमन होती है उसको बाहर ले सकते हैं गुणधर्म 4 से। तो a माइनस एक्स इसमें कॉमन है और इसमें b माइनस एक्स कॉमन है। तो प्रथम पंक्ति से a माइनस एक्स कॉमन लिया हमने, दूसरी पंक्ति से b माइनस एक्स कॉमन लिया। a माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ a माइनस एक्स का भाग लगा 1, इसलिए इसके गुणनखंड a² - x² के गुणनखंड होते हैं a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो a माइनस एक्स को तो हमने बाहर ले लिया, क्या शेष बचेगा a प्लस एक्स। तो इसमें a माइनस एक्स का भाग लेने पर a प्लस एक्स बचेगा।
बी माइनस एक्स इसमें कॉमन लिया तो 1 बचेगा, या बी माइनस एक्स का भाग लगाओ, बी माइनस एक्स बाहर लिया तो बी प्लस एक्स बच गया। अब ये ए माइनस एक्स ऐसे कैसे लिख दिया, बी माइनस एक्स, ये भी इस प्रकार, इसको हल करेंगे तो इनका गुणा बी प्लस एक्स, कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक इन दोनों का गुणा माइनस मध्य में माइनस और इन दोनों का गुणा ए प्लस एक्स। अब ये x और ये माइनस का x कैंसिल, ये बनेगा b माइनस ए, तो a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और ये बनेगा b माइनस ए। यहाँ पर a माइनस एक्स में माइनस कॉमन लेते हैं, हम माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस ए बनता है, इनटू इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस बी बनता है, और ये माइनस गुणा माइनस क्या बनता है प्लस, तो माइनस कॉमन इसमें से लिया x माइनस ए, माइनस इसमें से कॉमन लिया x माइनस बी, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको हम x माइनस ए गुणा x माइनस बी, और ये हुआ b माइनस ए के बराबर। तो देखिए इसके सारणिक में मान में कौन सा रहा है, x माइनस ए और x माइनस बी दोनों गुणनखंड आ रहे हैं। तो x बराबर ए, अगर किसी x का मान a रखने पर सारणी का मान 0 होता है तो x माइनस ए उसका गुणनखंड होता है। इसी प्रकार x बराबर b रखने पर सारणी का मान 0 है, इसलिए x माइनस बी इसका गुणनखंड है। तो ये गुण धर्म हुए आपके 10 कंप्लीट हुए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और प्रश्न इसके हल करेंगे। गुण की सहायता से हम सारणिकों के मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये हम सत्यापित भी करेंगे और मान भी ज्ञात करेंगे।